नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों देश में महंगाई और एफडीआई समेत तमाम मुद्दों को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी खासतौर पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है। बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह इन दिनों लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं और केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। आज चर्चा करने के लिए वो हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उनकी जिंदगी पर। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह का जन्म वाराणसी जिले के भभोरा गांव में 10 जुलाई 1951 को हुआ। साधारण किसान रामबदन सिंह और गुजराती देवी के बेटे राजनाथ सिंह ने सिफर से शिखर तक का सफर अपने बूते तय किया। आइए एक नजर डालते हैं उनके अब तक के सफर पर। शुरुआती तालीम गांव में लेने के बाद राजनाथ सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में फिजिक्स में एमए किया और केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मिर्जापुर में लेक्चरर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। अपने छात्र जीवन में ही राजनाथ सिंह ने आरएसएस की सदस्यता ग्रहण की। विश्वविद्यालय की पढ़ाई के दौरान वो 1969 से 1971 तक एबीवीपी के गोरखपुर संभाग के संगठन सचिव रहे। 1974 में उन्होंने राजनीतिक जीवन में कदम रखा और भारतीय जनसंघ मिर्जापुर के सचिव बने। 1975 में वे जनसंघ के जिलाध्यक्ष और जेपी आंदोलन के जिला समन्वयक बने। 1977 में वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक बने। 1983 में वो बीजेपी के राज्य सचिव बने और 1984 में बीजेपी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 1986 में वो बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव बने और बाद में 1988 में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1988 में यूपी से एमएलसी चुने गए और 1991 में प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री के तौर पर नकल विरोधी अधिनियम बनाने के चलते वो सुर्खियों में रहे। 1994 में राज्यसभा के सदस्य बने और राज्यसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक बने। 25 मार्च 1997 को उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को 2 बार बचाने में अहम भूमिका निभाई। 22 नवंबर 1999 को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री बने। 28 अक्टूबर 2000 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2002 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 24 मई 2003 को वो केंद्रीय कृषि मंत्री बने और बाद में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का पद संभाला। जुलाई 2004 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुए और उन्हें छत्तीसगढ़ और झारखंड की जिम्मेदारी मिली। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। 31 दिसंबर 2005 को राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। वर्तमान में वो यूपी के गाजियाबाद से सांसद और पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य हैं। तो ये थी राजनाथ सिंह जी की जिंदगी का सफर। अब बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। राजनाथ सिंह जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह से देश में हालात बने हुए हैं, खासतौर पर सियासी हालात बने हुए हैं, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है? मैं समझता हूं कि इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जब से कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट आई है तब से इस देश के समक्ष संकट बढ़ते जा रहे हैं। यदि मैं यह कहूं कि इस समय यह देश संकट के दौर से गुजर रहा है तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। अगर बात करें जिस तरह से अब ममता बनर्जी ने समर्थन वापस लिया, बसपा भी एक तरफ से प्रेशर बनाए हुए है, समाजवादी पार्टी भी यही कर रही है, तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो क्या एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगी? नहीं, मैं समझता हूं कि एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी। मध्यावधि चुनाव के अतिरिक्त और कोई दूसरी संभावना नहीं दिखती है। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो बीजेपी को आप तैयार पाते हैं कि? बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी हर समय तैयार रहती है चुनाव के लिए। लेकिन इस समय जो देश हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश का मामला हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई का सवाल हो, चाहे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का प्रश्न हो,
यह सब ऐसे सारे मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। और केवल संसद में ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी इस सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए हम जितनी भूमिका का निर्वाह लोकतांत्रिक पद्धति से कर सकते थे, वह भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी तरीके से निभाई है। और आपने देखा होगा कि जब से कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट आई है तब से महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस देश की विकास दर को 8.4% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की थी। और विश्व का भी अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि हिंदुस्तान में ऐसे ही सरकार चलती रही तो 2020 आते आते हिंदुस्तान दुनिया के एक धनवान और ताकतवर देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। उस समय यह स्थिति थी। आज क्या है? इस देश की आर्थिक विकास की दर 8.4%, जो अटल जी ने इन्हें सौंपी थी जो विकास दर, उसको घटाकर 5 और 5.5% के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। फिस्कल डेफिसिट प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं प्रतिदिन की बात कर रहा हूं, प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जो भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री था, आज वह भारत करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री बन गया है। मैं इसी से जुड़ा आपसे एक सवाल करूंगा। यूपीए 1 और यूपीए 2 दो सरकारें रही, किस तरह की सरकार मानते हैं आप दोनों सरकारों को अगर मिला के देखें? नॉन परफॉर्मिंग। और मैं कहूं कि सचमुच ये सरकार पूरे कार्यकाल में और विशेष रूप से यूपीए 2 के कार्यकाल में यदि इनएक्शन में रही है, अकर्मण्य रही है, तो यह कहना अत्युक्तपूर्ण नहीं होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये दोनों, पहली सरकार भी फेल्योर थी, दूसरी सरकार भी फेल्योर है, तो बीजेपी को दोबारा जनता ने क्यों नकार दिया था? नहीं, दोबारा हो सकता है कि हम अपनी बात उन तक न पहुंचा पाए हों, लेकिन पहला जो कार्यकाल जो कांग्रेस नेतृत्व यूपीए सरकार का रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि उसका परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं था जितना कि यूपीए 2 गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस रहा है। उस समय तो लोगों को यह दिखाई देता था कि इस समय देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ही क्लीन इमेज है, और यदि भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे तो लोग यह मानते थे कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जितने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार के ऊपर लगे हैं और इस भ्रष्टाचार के सवालों को लेकर इस देश की जनता में जो एक आक्रोश पैदा हुआ है, उसके कारण अब लोगों ने मन बना लिया है कि चाहे जो भी हो, कांग्रेस नेतृत्व की यह यूपीए सरकार जानी चाहिए। यह लोगों ने मन बना लिया है। इसलिए 2009 के लोकसभा चुनाव के साथ इसे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस खासतौर पर आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है वो आर्थिक सुधारवाद से डरती है, घबराती है या उस ओर नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब कंप्यूटर आया था तो उस वक्त भी बहुत हो हल्ला मचाया गया था कि कंप्यूटर आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। उनका ये कहना है कि अगर इस तरह के आर्थिक सुधारवाद लाए जाएंगे तो देश में रोजगार के अवसर। देखिए, आर्थिक सुधार कहते किसे हैं? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात की पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए कि इस देश की आर्थिक स्वायत्तता यानी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी पर किसी भी सूरत में प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। संसद जब चलती है तो तब भी आरोप लगता है कि बीजेपी जो है वो बहस से डरना चाहती है, मुद्दों पर बात करने से डरना चाहती है। कभी सदन में हंगामा कर देते हैं, कभी वॉकआउट कर जाते हैं। तो इस आरोप का आप क्या जवाब? हिंदुस्तान के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी रहते हुए जिस तरीके से अपना कंस्ट्रक्टिव रोल, रचनात्मक अपनी जैसी भूमिका निभाई है, मैं समझता हूं कि इतिहास के पन्नों में यह अंकित किया जाएगा। वो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए 2G स्पेक्ट्रम का मामला आवंटन में जो घोटाला हुआ था और इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी CAG ने उसे उजागर किया था, हमने यह आरोप नहीं लगाया था। लेकिन इस मामले को लेकर जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए हम लोगों ने प्रेशर बिल्डअप किया इस गौर के ऊपर, तो यह बनाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और लंबे समय तक संसद की कार्रवाई हमको स्थगित करनी पड़ी थी। परिणाम क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया कि सारे देश में 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन के मामले को लेकर एक आक्रोश पैदा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद एक मंत्री को जेल जाना पड़ा, कैबिनेट मंत्री को। भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। और मंत्री को ही नहीं, उनके कोयला सेक्रेटरी जो थे, सचिव जो थे, उनको भी जेल जाना पड़ा। और हम लोगों की तरफ एक कहावत है, बाण बाण गए और साथ में 9 हाथ पगहा भी लेते गए। तो यह हालत हो गई। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, 2G स्पेक्ट्रम की री ऑक्शनिंग हुई, पुनः नीलामी हुई और आपने देखा आज तक
1,26,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट एक्सचेकर को, सरकारी खजाने को जो है मुनाफा हुआ है। यह श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी को जाता है, और इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को यह श्रेय जाता है। और आज तक किसी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के किसी रोल के कारण मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट एक्सचेकर को आज तक इतना बड़ा मुनाफा कभी नहीं हुआ है। और कोल ब्लॉक एलोकेशन के मामले में भी जो हम लोगों का स्टैंड है, मैं ये कहना चाहता हूं 145 कोल ब्लॉक एलोकेशन हुए हैं, तो 105 कोल ब्लॉक एलोकेशन जो हुआ है इसको कैंसिलेशन की हम मांग कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच कराने की हम मांग कर रहे हैं कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जानी चाहिए और द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि जिस तरीके से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने कोल ब्लॉक एलोकेशन जिस तरीके से किया है, यदि 145 कोल ब्लॉकों का एलोकेशन यदि उसी प्रोसीजर से किया जाता है तो गवर्नमेंट एक्सचेकर को 15 लाख करोड़ से लेकर 18 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। कौन सी हिंदुस्तान में राजनीतिक पार्टी है जो प्रिंसिपल अपोजिशन में? चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, हम पूंजी पे बात करेंगे, कोल पे बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो जा रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी से। राजनाथ सिंह जी का कहना है कि इतना बड़ा सरकार को नुकसान आज तक नहीं हुआ है जितना बड़ा यूपीए सरकार के मंत्रियों ने पहुंचाया है। राजनाथ जी, अभी आपने सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया, दिग्विजय सिंह सीएजी रिपोर्ट पे भी अब सवाल उठाने लगे हैं, तो ये किस तरह की राजनीति है? जब सीएजी रिपोर्ट किसी स्टेट के खिलाफ होती है तो दूसरी तरह का उनका स्टेटमेंट। कांग्रेस के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, जब संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार होने लगते हैं किसी देश में, अथवा संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों की आस्था गिराने की जब कोशिश की जाती है तो उस देश में लोकतंत्र सरवाइव नहीं कर पाता है। अच्छा, बीजेपी को एफडीआई को लेकर, अगर खास तौर पर सिर्फ एफडीआई की बात करें, विरोध क्या है? किस चीज का विरोध है? क्या वो अमेंडमेंट की बात करते हैं या कि एफडीआई जो रिटेल में लागू नहीं, बात नहीं। फुटकर व्यापार में किसी भी सूरत में 1% भी विदेशी पूंजी निवेश की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि करोड़ों की संख्या में हमारे देश में जो फुटकर व्यापार है, जिसका पारंपरिक पेशा है, वह तो बर्बाद हो ही जाएगा, बेरोजगार हो ही जाएगा, साथ ही साथ इस हिंदुस्तान का किसान भी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के जिन देशों में इन बड़ी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल्स ने रिटेल ट्रेड में प्रवेश किया है और वहां अब काम कर रही हैं, जाकर उन देशों के इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास को का एक बार लोग अध्ययन कर लें, यह बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। रिटेल ट्रेड में विदेशी पूंजी निवेश की इजाजत देना भारत को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाना है। और मैं एफडीआई के बारे में एक चीज और बतलाना चाहता हूं। दुनिया के कई देशों में एक कंपनी का मैं नाम लूंगा, विदेशी कंपनी वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट दुनिया के कई देशों में काम कर रही है। जानते हैं वॉलमार्ट की इस समय टोटल रेवेन्यू कितनी है? $450 बिलियन, कई लाख करोड़ रुपए की है, जो कि भारत का सकल घरेलू उत्पादन जिसे जीडीपी कहते हैं, उस जीडीपी की आधी है। जिस दिन वॉलमार्ट आ गई, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गुलामी के चंगुल में फंसने से कौन दुनिया की ताकत रोक सकती है? तो ये इस तरह के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? क्या कोई और ये भी मैं बता दूं, वॉलमार्ट दुनिया के जिन देशों में भी काम कर रही है, कोई इस बात का पता लगा ले, 75 to 80%, 75% से लेकर 80%, वह अपनी दुकानों के लिए खरीदती है, अपने मॉल के लिए जो सामान खरीदती है, 80% सामान वह केवल चीन से खरीदती है। यानी जो वॉलमार्ट हमारे देश में आ जाएगा, जिस दिन आ गया, और नोटिफिकेशन दुर्भाग्य से इस गवर्नमेंट ने कर दिया है, वॉलमार्ट आ जाएगा तो वॉलमार्ट के माध्यम से चीन हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा अपना वर्चस्व जमा लेगा। हमारे यहां का केवल खुदरा व्यवसाय नहीं डूबेगा, किसान ही नहीं डूबेगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, डूब जाएगा। किस दबाव में सरकार काम कर रही है? आपको लगता है कोई दबाव है? देखिए, यह सच्चाई किसी से नहीं छिपी है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके द्वारा लॉबिंग की जाती है, और जब लॉबिंग की जाती है तो केवल बातचीत के द्वारा लॉबिंग नहीं की जाती है, उसमें राशि भी खर्च की जाती है। कहां की जाती है, कैसे की जाती है, बतलाने की जरूरत नहीं है।
हमारा तो यह मानना है कि विदेशी दबाव में और विदेशी कंपनियों के द्वारा जो लॉबिंग इस देश में की गई है, उसके कारण फुटकर व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश का फैसला इस सरकार ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, पूरे मामले की हम जांच कराएंगे कि संसद में यह आश्वासन देने के बावजूद जब तक सभी के बीच सहमति नहीं बनेगी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भागीदार हैं, चाहे वो व्यापारी होगा, चाहे मुख्यमंत्री होंगे अथवा राजनीतिक दल होंगे, यह वित्त मंत्री ने संसद में खड़े होकर आश्वासन दिया और उस आश्वासन की अवमानना करके, संसद की अवमानना करके, आनन फानन में अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने फुटकर व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश का निर्णय कर लिया और उसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पूरे मामले की हम जांच कराएंगे। एक मामले की वो लोग भी जांच की क्यों बात कर रहे हैं। वो आनंद कह रहे हैं सरकार कि को फैसला करो। कोल ब्लॉक आवंटन जो एनडीए की सरकार में, हम उसकी भी जांच करेंगे, वो भी जांच की बात। एनडीए की सरकार में नहीं, जब से जांच कराना चाहें, जो कराना। 2G स्पेक्ट्रम के मामले में भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, यही कहा था इन लोगों ने। मैंने, आप ये बताइए, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आप जांच कराने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं एनडीए के समय का, अरे कराओ ना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी समय का। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में एक भी भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में नहीं आया था। एक जॉर्ज फर्नांडीज के ऊपर इन लोगों ने उंगली उठाई थी, उस समय आपने देखा कोर्ट में उसकी क्या हालत हुई। यह सच भी नहीं है। चरित्र देखें, अडवाणी जी, हवाला मामले में आरोप लगा, उन्होंने कहा आरोप तो आरोप ही होता है, संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं और तब तक संसद में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, इसी कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंपों का जो आवंटन हुआ है, इसमें गड़बड़ी हुई है। कई लोग बैठे थे, वरिष्ठ लोग, पार्टी सरकार के लोग, कहते नहीं अटल जी तो आरोप लगते ही रहते हैं, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोप तो आरोप होता है, सारे पेट्रोल पंप कैंसिल किए जाएंगे, उसकी जांच कराई जाएगी और पुनः इसका आवंटन होगा। सचमुच नेता का चरित्र ऐसा होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी को बतलाना चाहता हूं, यह राम कृष्ण और शिव का देश है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने केवल उंगली उठा दी थी तो अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया था। मूल्यों के प्रति जन सामान्य की श्रद्धा को नहीं बढ़ाना है तो शिखर पर बैठने वाले लोगों को इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। राजनाथ जी, हम लोग राम पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त मिला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं।